हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आर.के. अकेडमी पर। आज की हमारी वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें हम हिस्ट्री का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो है मुगल वंश। जिस तरीके से हमने हिस्ट्री की पिछली वीडियोस की थी, हम सीरीज में ही इस वीडियो को लेकर आए हैं। सल्तनत युग का जो लास्ट वंश था वो था लोदी वंश, जिसके लास्ट शासक इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा हराया गया 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में। वहीं से ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। इसी मुगल वंश के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, जिससे सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल वंश के बारे में। अगर हम मुगल वंश के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। इसका टाइम पीरियड था 1526 से लेकर 1857 तक। कब से कब तक था? 1526 से लेकर 1857 तक रहता है मुगल वंश भारत में। 1526 में होती है इसकी स्थापना, फिर 1857 में ये समाप्त हो जाता है। 1857 की जो क्रांति थी उसमें मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय बोला जाता है, जो कि लास्ट मुगल शासक थे। उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी, इस वजह से अंग्रेजों ने उनको निर्वासित कर दिया, देश से बाहर निकालकर बर्मा भेज दिया, जहां बर्मा की राजधानी रंगून में 1863 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से भारत में मुगल वंश का हम टाइम पीरियड देखते हैं तो 1526 से लेकर 1857 तक यह समय रहता है। तो मुगल वंश की स्थापना से संबंधित फैक्ट्स हम जान लेते हैं। अगर हम मुगलों की बात करते हैं तो मुगल का शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? बहादुर होता है मुगल का शाब्दिक अर्थ। जो मुगल थे वो ओरिजिनली कहां से रिलेटेड थे? ये थे अफगानिस्तान में फरगना नामक जगह से। और जाति से अगर बात करते हैं तो चगताई तुर्क थे। चगताई तुर्क मुसलमान थे। कौन? मुगल। यानी इनकी जनजाति चगताई थी और तुर्क जाति से ये संबंधित थे, तो इन्हें चगताई तुर्क मुसलमान बोला जाता है। जो कि दो महान वंशजों के ये दो महान जो वंश थे उनके ये वंशज माने जाते हैं। दो महान वंश कौन कौन से थे? जो तैमूर है उसके वंशज माने जाते थे ये पिता की साइड से। यानी कि जो इनके पिता थे, बाबर के पिता, वो तैमूर के वंशज थे, और जो इनकी माता थी वो चंगेज खां की वंशज थी। तो इस प्रकार से दो महान वंशों का खून इनमें दौड़ रहा था, तैमूर और चंगेज खां से संबंधित थे, जबकि ये अपने आप को तैमूर वंशी कहलाने में ही गर्व महसूस करते थे। तो इस तरीके से हमने इनकी देख लिया कहां से इनका ओरिजिन होता है। इनको चगताई तुर्क जाति चगताई तुर्क शाखा से ये संबंधित थे। तैमूर वंशी थे ये पिता की साइड से, और चंगेज वंशी थे ये माता की साइड से, लेकिन ये अपने आप को तैमूर वंशी ही बताते थे। मुगल का शाब्दिक अर्थ था बहादुर। अब हम बाबर के बारे में पढ़ लेते हैं। जो बाबर पहला शासक था, अगर हम इनके शासकों की क्रम के बारे में बात करते हैं तो पहला शासक था बाबर, फिर उसके बाद आता है उसका पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इस तरीके से ये प्रमुख शासक थे मुगल काल के, मुगल वंश के, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्रम में लगाना या ऑर्डर में लगाना ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम इसके लिए कोई ट्रिक देखें तो इसके लिए ट्रिक क्या है हमारी? भाज साहब। अगर भाज साहब के नाम से याद कर लेंगे तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। क्या ट्रिक है? भाज साहब। कैसे? बी से बन गया बाबर, एच से बन गया हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से बन गया शाहजहां, ए से औरंगजेब, और बी क्या है? लास्ट राजा जो हमने किया बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आप इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर डिटेल में अगर कोई पढ़ता है तो डिटेल में उत्तर मुगल काल भी आता है, क्योंकि जो ये शासक थे सारे पहले जो मुगल काल था वहां तक 1707 तक ये शासक 1707 तक रहता है औरंगजेब। 1707 से लेकर 1857 तक किनका टाइम रहता है? उत्तर मुगल काल के शासकों का रहता है, जिसमें काफी सारे शासकों ने शासन किया था। लेकिन अगर हम HSSC के बाकी एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनमें इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, जहां आप इस ट्रिक से ही कर सकते हैं भाज साहब। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप क्रम में लगाना या ऑर्डर में लगाना देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा राजा कब आया था और उसके बाद कौन सा था। तो अब हम बाबर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि संस्थापक था मुगल वंश का।
बाबर का जन्म होता है 1483 में फरगना नामक जगह पे। फरगना कहाँ स्थित था? अफगानिस्तान में स्थित क्षेत्र था फरगना। 1483 में जन्म। इनके पिता की मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जिनकी मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। और पिता की मृत्यु की वजह से 11 साल की आयु में ही ये फरगना का शासक बनता है। कौन? बाबर। अब चूंकि इसकी आयु इतनी कम थी, वैसे भी बहुत सारी चुनौतियां इसके सामने थी, तो इसके जो रिश्तेदार थे उज्बेक, जिसका जो उज्बेक जनजाति थी वो इनके रिश्तेदार थी, उन्होंने इसको फरगना के शासक से हटाकर वो स्वयं फरगना के शासक बन जाते हैं। अब बाबर के द्वारा काफी कोशिशें की जाती है फरगना के शासन को दोबारा हथियाने के लिए, दोबारा प्राप्त करने के लिए, लेकिन हर बार वो असफल हो जाता है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, उत्तर पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इधर से भारत में शासन चल रहा होता है। लोदी वंश का अलाप शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के ही विरोधी थे उसके चाचा दौलत खान लोदी और उसका भाई महमूद लोदी। उन्होंने क्या किया कि निमंत्रण भेजा बाबर के पास कि वो आए और यहाँ इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करे। बाबर के पास ये सुनहरा अवसर था और उसने इस अवसर का फायदा उठाया, लेकिन इस अवसर से पहले उसने क्या किया, उसका पहला आक्रमण भारत पर होता है 1519 ईस्वी में। भारत पर भी कौन सी? भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था ना, भारत का उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, वहां पर आक्रमण करता है कौन? बाबर। यानी कि बाबर ने पहला आक्रमण कब किया था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर? 1519 में। आंतरिक भारत तक वो नहीं पहुंचता है। 1519 में वो सिर्फ वहीं पर आक्रमण करके रह जाता है। इस तरीके से 4 आक्रमण उसने किए थे भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर। उसके बाद पानीपत के युद्ध में वो आता है और पानीपत में युद्ध करता है। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। और किसके निमंत्रण पर? दौलत खान लोदी और महमूद लोदी के निमंत्रण पर। तो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था क्या? पानीपत का पहला युद्ध। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। लोदी वंश का लास्ट शासक था इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी के पास थी लगभग 1 लाख की सेना, जबकि बाबर के पास सिर्फ 12,000 सेना थी। पर उसकी सारी की सारी सेना बाबर की प्रशिक्षित सेना थी, यानी ट्रेंड थी। अब उन्होंने क्या किया कि सुबह ये युद्ध स्टार्ट होता है और दोपहर तक इब्राहिम लोदी मारा जाता है, जो कि मध्यकालीन इतिहास में युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला राजा बना। अब इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और जीत कौन जाता है? बाबर इस युद्ध में जीत जाता है। तो इस तरीके से पानीपत के युद्ध से भारत पर किसका शासन हो जाता है? मुगलों का शासन हो जाता है भारत पर पानीपत के युद्ध के बाद। अब इस पानीपत युद्ध की क्या विशेषताएं थी? इस युद्ध में एक युद्ध नीति यूज की गई थी बाबर के द्वारा, जिसका नाम था तुगलमा युद्ध नीति। तो कई बार ये क्वेश्चन बनता है जो कि इम्पोर्टेंट है कि बाबर के द्वारा किस युद्ध नीति का प्रयोग किया गया? तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया। यह नीति इसने किससे प्राप्त की थी? उज्बेक। मैंने बताया था ना, उज्बेक जनजाति ने फरगना पर अधिकार कर लिया था, तो इन्हीं उज्बेकों से प्राप्त की थी तुगलमा युद्ध नीति बाबर ने, जिसका प्रयोग उसने पानीपत के युद्ध में किया था। पहले युद्ध में, पानीपत के ही पहले युद्ध में इसने तोपों का भी प्रयोग किया था। तो भारत में तोपों का सबसे पहले बार किसने प्रयोग किया था? बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में। और इन तोपों को उसने किस विधि में सजाया था? उस्मानी विधि में इसने इन तोपों को सजाया था। और इस तरीके से तोपों के युद्ध से, तुगलमा युद्ध नीति के प्रयोग से और ट्रेंड इसके जो सैनिक थे उनके बल पर इसने क्या किया? इसने पानीपत का पहला युद्ध जीतकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। अब नेक्स्ट युद्ध इसके द्वारा अगले ही साल लड़ा जाता है 1527 ईस्वी में। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था और किन के बीच लड़ा गया था। तो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। राणा सांगा राजपूत शासक था और इसके बीच में, बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। बाबर को पता था इस युद्ध लड़ने से पहले कि इब्राहिम लोदी की तरह ये कमजोर शासक नहीं है, इसीलिए अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए उसने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा एक धर्म संबंधी नारा होता है जो मुस्लिमों द्वारा गैर मुस्लिमों के लिए दिया जाता है।
तो जिहाद के नारा देने से उसके जो सैनिक थे वो जोश में भर गए और नेक्स्ट डे 1527 में जब इनका युद्ध होता है, उस युद्ध में राणा सांगा की हार हो जाती है और जीत कौन जाता है? बाबर जीत जाता है। और बाबर इस युद्ध में इतना नरसंहार करता है कि युद्ध में उसने राजपूतों की जो सिर की काफी सारे सिर काटकर उन सिरों से मीनार बना दी थी। तो इस प्रकार से बहुत सारा ये नरसंहार करता है राणा सांगा। बाबर इस राणा सांगा के साथ जो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, उसमें इससे बात याद रखनी है कि इस युद्ध में पहली बार जिहाद का नारा दिया गया था खानवा के युद्ध में। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब होता है जो काफिरों को मारने वाला या काफिरों का नाश करने वाला, गाजी की उपाधि से धारण की थी। किसने धारण की थी उपाधि? बाबर ने खानवा के युद्ध के पश्चात। और पहला ऐसा युद्ध था जहां जिहाद का नारा दिया गया था, खानवा का युद्ध, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा की हार हुई और बाबर की जीत हुई। अगले युद्ध की बात करते हैं तो अगले ही साल फिर से एक युद्ध लड़ा गया जो कि था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी कहाँ पर स्थित था? चंदेरी स्थित था मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक छोटा सा राज्य था चंदेरी, जिस पर शासन किसका था? एक राजपूत शासक था, मेदिनी राय। तो बाबर और राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच में युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, जिसमें मेदिनी राय की हार हो जाती है और बाबर फिर से इस युद्ध में जीत जाता है। इस युद्ध में भी बाबर ने क्या किया था? जिहाद का नारा दिया था, क्योंकि जो राजपूत शासक थे वो हिंदू थे और ये मुस्लिम थे, इसलिए इस युद्ध में भी किसका नारा दिया गया? जिहाद का नारा दिया गया। उससे नेक्स्ट साल में फिर से 1529 में एक युद्ध लड़ा गया बाबर के द्वारा, जो था घाघरा का युद्ध। घाघरा नदी के किनारे होने के कारण इस युद्ध को नाम दिया गया घाघरा का युद्ध। ये किस किसके बीच में हुआ था? बाबर और अफगान सरदार महमूद लोदी। ये जो महमूद लोदी था ये इब्राहिम लोदी का भाई था और जो बिहार का शासक हुआ करता था। अब बिहार का शासक होने की वजह से दोनों की जो सीमाएं टकराने लगी बाबर और महमूद लोदी की, तो बाबर ने क्या किया? घाघरा के किनारे, नदी के किनारे पहुंचा और महमूद लोदी से युद्ध किया और इस युद्ध में भी किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है और अफगान शासक महमूद लोदी हार जाता है। इस प्रकार घाघरा का युद्ध जो 1529 में लड़ा गया वो बाबर के द्वारा भारत में लड़ा गया अंतिम युद्ध साबित हुआ, या बाबर के द्वारा ही अंतिम युद्ध था, चाहे वो कहीं भी लड़ा गया हो। तो अब 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है किसकी? बाबर की। तो आपको सिर्फ डेट ये याद रख लेना, ईयर 1530 में किसकी मृत्यु हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक, आपके जो 4 युद्ध इसके द्वारा प्रमुख लड़े गए थे भारत में, उनको हम याद रख सकते हैं सीक्वेंस में। अगर याद करना हो तो बाबर आया, उसने पानी पिया, पानी पीकर खाना खाया, खाना खाकर चाय पी और चाय पीकर घर चला गया। तो इस तरीके से चारों युद्ध हम याद कर सकते हैं। 1526, 27, 28, 29 चारों ही सीक्वेंस में चले थे। और अगर हम बात करें इनकी सीक्वेंस की तो याद कर लेते हैं। बाबर आया, उसने पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर वापस चला गया और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद जो शव दफनाने की जो प्रथा थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके जो शव को था वो पहले कहाँ दफनाया गया? आगरा में स्थित आराम बाग में इसके शव को दफना दिया गया। लेकिन जब इसकी आत्मकथा पढ़ी गई वहां उसने उस आत्मकथा में ये विश की हुई थी, ये सोचा हुआ था कि उसका जो शव हो काबुल में दफनाया जाए। काबुल क्योंकि इसके फरगना जो इसका शासन था उसमें ही काबुल एक राज्य था, तो ये अपने ही गृह राज्य में ही अपना शव दफनाना चाहता था। इसीलिए आराम बाग में जो इसका शव पहली बार दफनाया गया था वहां से निकालकर फाइनली इसके शव को कहाँ दफन कर दिया गया? काबुल में इसके शव को दफनाया गया। तो पूछा जाए कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि बाबर के शव को पहले कहाँ दफनाया गया था, तो आगरा में आराम बाग में दफनाया गया था। फिर ये पहला शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, मुगल वंश का पहला शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। कौन सी? तुझके बाबरी, जिसका दूसरा नाम बाबरनामा भी है। किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई है इसकी आत्मकथा थी, तुझके बाबरी या बाबरनामा। इसी बाबरनामा में इसने काफी सारे भारत के बारे में काफी सारी जानकारी दी गई है इसके द्वारा। क्योंकि एक अच्छा लेखक था तो इसने अपने लेखन में एक नई शैली का यूज किया था।
पद शैली का यूज किया था वो है मुबैयान। मुबैयान एक नई पद शैली का यूज इसके द्वारा किया गया था अपनी लेखन कला में। तो मुबैयान पद शैली का आरंभ करता या इसको शुरू करने वाला कौन था? बाबर था। अब बाबर के बारे में अभी रिसेंट जो न्यूज आ रही है बाबरी मस्जिद की, जो बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी और उसकी जगह राम मंदिर जो बनने जा रहा है, तो उसके बारे में और देख लीजिए। जो बाबरी मस्जिद थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? मीर बाकी। मीर बाकी जो कि बाबर का एक सेनापति था, सेना नायक था, उसके द्वारा यूपी में बनाई गई बाबरी मस्जिद किसके द्वारा? मीर बाकी के द्वारा बनाई गई। तो इस तरीके से बाबर का हमने पढ़ लिया है। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं 1530 में राजगद्दी पर बैठता है, शासन संभालता है। तो ये सीक्वेंस हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमने बाबर के बारे में और बाबर के द्वारा लड़े गए जो भी युद्ध थे, जो फैक्ट्स थे, उनको अच्छे से जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ऑल्सो। Thank you for watching this.